या तो स्ट्रेस के कारण या बिजी लाइफस्टाइल, जॉब्स। तो इसमें सबसे कॉमन जो है हमारी आंखें हैं। डायबिटीज़ बहुत खतरनाक कोई रोग है कि जो बाकी अंग पे असर आ रहा है वो मरीज को समझ में नहीं आता। जो नसें हैं वो कमज़ोर होना, हार्ट अटैक होना। डायबिटीज़ की वजह से आपके लंग्स, लीवर या आपके और ब्रेन या दूसरे बॉडी पार्ट्स पे असर हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ जहाँ पे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, उसका लाइफस्टाइल से कोई मतलब नहीं, उसका इनहेरिटेंस से कोई मतलब नहीं होता। इससे एकदम से शुगर बढ़ जाती है, इनको हम कहते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो डायबिटीज़ मैनेज की जा सकती है। दोस्तों, आज हमारे शो में हमारे एरिया के बहुत बड़े वेल नोन डॉक्टर देवेश रजानी मौजूद हैं। डॉक्टर देवेश जी कई अलग अलग फील्ड्स में स्पेशलाइजेशन है उनका, पर स्पेशली आज हम उनसे बात करेंगे डायबिटीज़ को लेकर के, क्योंकि हम देखते हैं हमारे चारों तरफ डायबिटीज़ को लेकर कितनी समस्याएं हैं, पर लोगों को उसके बारे में बहुत मिनिमम या बहुत कम जानकारी है। तो आइए आज सीधे बात करते हैं डॉक्टर देवेश रजानी जी से। डॉक्टर रजानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। पहले आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका जो भी हॉस्पिटल के सारी जानकारी दीजिए। देवेंद्र जी, मैं डॉक्टर देवेश रजानी, आई एम एन MD मेडिसिन। उसके बाद मैंने फेलोशिप क्रिटिकल केयर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोलॉजी में की है। एंड बेसिकली आई एम प्रैक्टिसिंग एट मेडिकल केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल। इट्स अ 100-bedded मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वेयर वी आर केटरिंग मल्टीपल स्पेशलिटीज़, जहाँ पे गायनेकोलॉजी, जच्चा बच्चा विभाग, पीडियाट्रिक्स, चाइल्ड विभाग, यूरोलॉजी, डायलिसिस और सारे ही मेजर स्पेशलिटीज़ हमारे हॉस्पिटल में है, जो कि आलमबाग में मेन कानपुर रोड पे स्थित है। इट्स 100-bedded हॉस्पिटल और हम सारी मेजर स्पेशलिटीज़ को केटर कर रहे हैं। तो एक तरीके से बहुत सारे पेशेंट्स अलग अलग प्रॉब्लम से, अलग अलग सिचुएशन से जूझते आपके सामने आते होंगे, पर आज हम आपसे थोड़ा सा डायबिटीज़ से रिलेटेड जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारी बहुत सारी ऑडियंस जो गांव से आती है, बहुत से शहरों में रहने वाले लोग, बहुत प्रेशर्ड लाइफ हो गई है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। डायबिटीज़ का एक सिंपल सा लेमैन कॉन्सेप्ट आप हमें समझाइए डॉक्टर। जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हमारी बॉडी में ब्लड शुगर्स लेवल्स अगर बढ़े हुए आ रहे हैं, खाली पेट की शुगर्स अगर 100, लेमैन की भाषा में अगर 130 से ज़्यादा आ रही हैं और खाना खाने के बाद की 200 से ज़्यादा है, और एक टेस्ट होता है HbA1c जो पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है, अगर वो 7 से ऊपर आ रहा है मतलब वो पेशेंट डायबिटिक है। अब डायबिटीज़ की टाइप्स और कॉज बहुत सारे होते हैं, हम उसमें अलग अलग वेरिएंट्स के लिए एक लेमैन के लिए समझाना बहुत मुश्किल है। बट अगर हम बेसिक टाइप 1 एंड टाइप 2 की बात करें तो हमारा सारा फोकस उसी पे रहता है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, देखिए डायबिटीज़ किस वजह से होती है। हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर जो बेसिक एक प्रोडक्ट होता है जो कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम सरल भाषा में शुगर कह सकते हैं। जब शुगर्स अंदर जाती हैं, शुगर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी पैनक्रियास नामक एक ग्रंथि से इंसुलिन सेक्रेट करता है। इंसुलिन उस शुगर्स को हमारे मसल्स तक पहुंचाती है, जिससे मसल्स उस शुगर को यूज करके अपनी एनर्जी गेन कर सकें। तो अगर बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाए, मतलब पैनक्रियास इंसुलिन बनाना बंद कर दें, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। दूसरा, अगर ये इंसुलिन बॉडी में कम मात्रा में बन रही हो या ढंग से काम ना कर रही हो, मतलब जो हमारे मसल्स हैं वो इस इंसुलिन को यूटिलाइज ना कर पा रहे हो, वो अपनी जगह पे काम ना कर रही हो, उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो बेसिकली अगर बॉडी में इंसुलिन की बिल्कुल कमी है तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। अगर कमी है और इंसुलिन अपनी बॉडी में काम कम कर रही है, उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो अगर मैं, जो पहला सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर कोई बच्चा या कोई यूथ अपनी लाइफ में इस तरह की लाइफस्टाइल जी रहा है और अचानक उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़र्क आने लगे, तो जो अर्ली सिम्टम्स होंगे उसे कैसे एहसास होगा कि इंसुलिन जनरेट नहीं हो रहा, या डायबिटीज़ के उसके लक्षण या डायबिटीज़ के रीजंस हो सकते हैं, कुछ इसके बारे में बताइए। देवेंद्र जी, आपने एक बहुत स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया, बच्चा और यूथ। जी, बच्चे और यूथ में हमें यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ मिलती है। आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हमें काफ़ी चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं पिछले 10 से 15 साल में। बट अगर हम यूजुअली 20 साल से नीचे के पेशेंट्स जो डायबिटीज़ के देखते हैं, उसमें हम
यही सोच के चलते हैं ये टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो गई है। इंसुलिन बनना बंद होने की वजह से उनको शुगर हो रही है और ऐसे पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है कि हमारी बॉडी बना नहीं पा रही, हमें उन्हें बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। जो एल्डर पॉपुलेशन, एल्डर मतलब 20 एंड अबव, यूजली अगर हम उनमें ये पेशेंट्स देख रहे हैं कि जिनकी शुगर बढ़ी हुई रह रही है तो हमें सोचने को लगता है कि ये टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं। सो सिम्टम्स दोनों में लगभग सेम होते हैं। वेट लॉस होना, बहुत ज़्यादा यूरिन जाना, रात को बार बार यूरिन के लिए उठना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, फटीग होना, बहुत ज़्यादा लेथार्जिक दिन भर फील होना, स्किन चेंजेस, स्किन बहुत ड्राई रहने लगती है, टंग ड्राई रहती है, ये सारे फीचर्स होते हैं डायबिटीज़ मतलब शुगर बढ़े रहने की वजह से। अब वो टाइप 1 है कि टाइप 2 है, वो डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स हम डिसाइड करते हैं। तो देवेश जी, जैसे कोई बच्चा या कोई भी यूथ जिस भी स्टेज में वो है, उसने जैसे भी अपनी लाइफस्टाइल को जिया, क्या हम ये चीज़ एहसास कर सकते हैं कि उसकी बॉडी में इंसुलिन बनना कैसे बंद हो गया या क्या रीजंस रहे होंगे? क्या इसका कोई कॉमन फैक्टर है? टाइप 1 डायबिटीज़ जहाँ पे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है उसका लाइफस्टाइल से कोई मतलब नहीं, उसका इनहेरिटेंस से कोई मतलब नहीं होता। ये हमारी बॉडी, हमारे जो सेल्स हैं जो इंसुलिन बना रहे हैं उसको खुद से ख़राब करने लगते हैं, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं, जिसकी वजह से वो सेल्स ख़राब हो जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ ये एक इनहेरिटेंस के साथ जो हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनसे हमें विरासत में मिलती कह सकते हैं, या जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम वर्कआउट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं, हमारी बॉडी में फैट सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, इनकी वजह से हम इंसुलिन डेवलप कर रहे हैं। ये टाइप 2 डायबिटीज़ में देखा जाता है, ना कि टाइप 1 में। तो एक तरह से टाइप 1 डायबिटीज़ ये ऑटोइम्यून की वजह से या ऑटोमेटिकली हो सकता है। बिल्कुल। पर टाइप 2 डायबिटीज़ उसमें बहुत कुछ हमारी लाइफस्टाइल या हमारा जो पीछे हमारे नाना नानी, दादा दादी या हमारी जेनेटिक वो एक रिस्पॉन्स प्ले कर सकती है। तो पहला सवाल मेरे मन में आता है देवेश जी कि क्या डायबिटीज़ बहुत ख़तरनाक कोई रोग है? अगर डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं रखा जाए तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से देखिए जो पेशेंट्स को सिम्टम्स हो रहे हैं कि हाँ वेट लॉस हो रहा है, भूख ज़्यादा लगती है, यूरिन ज़्यादा हो रही है, इससे मरीज़ को परेशानी नहीं, लेकिन जो शुगर बढ़ी रहने की वजह से शरीर के जो बाकी अंग पे असर आ रहा है वो मरीज़ को समझ में नहीं आता और धीरे धीरे वही कारण होता है जिसकी वजह से मरीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद उसके मृत्यु होने के चांसेस रहते हैं। जिसमें सबसे कॉमन है आंखों पे असर आना, गुर्दों पे असर आना, जो नसें हैं वो कमज़ोर होना, हार्ट अटैक होना और ब्रेन में स्ट्रोक, जिसे पैरालिसिस कहते हैं। शायद यही मेरा सवाल था कि क्या डायबिटीज़ की वजह से आपके लंग्स, लीवर या आपके और ब्रेन या दूसरे बॉडी पार्ट्स पे असर हो सकता है? तो इसमें सबसे कॉमन जो है हमारी आंखें हैं, हमारी किडनीज हैं, हमारी नसें, ब्रेन और हार्ट हैं। तो देवेश जी, मैं इस बारे में सोच रहा था कि जब कोई इंसान जो टाइप 2 डायबिटीज़ के एरिया में या उसके अंतर्गत आ रहा है और उसकी लाइफस्टाइल हो सकता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, क्या वो किसी तरीके से उसे प्रिवेंट कर सकता है? कोई ऐसे तरीके हो सकते हैं क्या? जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हम आज भी उनको अभी यही बताते हैं कि जब डायबिटीज़ मैनेजमेंट का पार्ट है उसमें 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट इज़ लाइफस्टाइल। पेशेंट जो भी डायबिटीज़ एक बार जिनको डायग्नोस हो गई है उनको कम से कम आधा घंटा डेली एक्सरसाइज करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग, जिससे उनका पसीना हो, उनको कैलोरी उनकी बर्न हो, थोड़ा तेज वॉक जिससे ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलना होता है जिससे पसीना आए। कई लोग आते हैं कि हम अपने घर पे तेज तेज टहलते हैं, घर में वॉक कर लेते हैं, छत पे वॉक कर लेते हैं, लेकिन उसको हम ब्रिस्क वॉकिंग में काउंट नहीं करेंगे, वो नहीं काउंट हो। एटलीस्ट उनको आधा घंटा डेली कम से कम तेज तेज टहलना है, एक्सरसाइज करनी है, वेट लिफ्टिंग अगर वो कर सकते हैं तो उनको वो जरूर करनी है। सेकंड पार्ट है हमारा जो डाइट कंट्रोल है। डाइट कंट्रोल प्लेज अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग डायबिटीज। जैसे जैसे हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट को एक्सक्लूड करेंगे वैसे वैसे हमारी शुगर ज़्यादा कंट्रोल होगी। और जितना भी आपको भी पता है इंडिया आज की डेट में एक डायबिटीज़ कैपिटल है, वो उसकी एक मेजर वजह है कि जो हमारा डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो
राइस हो गए, चाहे वो व्हीट हो गए, चाहे वो फ्रूट्स हो गए, हम कुछ भी खा रहे हैं हमारे उस खाने में, चाहे हमारी पल्सेस हो गई, हमारी दालें हो गई, इनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। इसकी वजह से हमारे जो ग्लाइसेमिक जितना भी खाना जिसकी वजह से एकदम से शुगर बढ़ जाती है, इनको हम कहते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उनके अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं तो हमें शुगर कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो अपनी डाइट कंट्रोल सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट पे आती हैं दवाइयाँ। दवाइयों में जो खाने की हैं या इंसुलिन है वो डॉक्टर का पार्ट है, वो कैसे मैनेज करेगा। तो लेकिन 66% जो पार्ट है डायबिटीज़ को मैनेज करने का वो पेशेंट को खुद करना होता है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट निगलेक्ट कर देता है। तो इन दो चीज़ों पे ही मैं आपसे थोड़ा सा और जानकारी लेने की कोशिश करूँगा। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो फिज़िकली मूवमेंट या एक्सरसाइज या उस चीज़ को पूरा अवॉइड करना चाहते हैं, और ज़्यादातर लाइफस्टाइल ऐसी बन गई है, या तो स्ट्रेस के कारण या बिजी लाइफस्टाइल, जॉब्स, तो बहुत से लोग हेल्थ को, ज़्यादातर एक्सरसाइजेस को बिल्कुल छोड़ देते हैं। और आप रोज़ देखते होंगे बहुत से लोग जो जिनकी डाइट है वो जंक फूड या बहुत ज़्यादा कार्ब रिलेटेड फूड है। तो कौन सी ऐसी मेजर चीज़ें आप अपने पेशेंट्स को या जनरली लोगों को एडवाइस करते होंगे? 3 चीज़ें जो डायबिटिक पेशेंट्स खासकर टाइप 1 और टाइप 2 को नहीं लेनी चाहिए, मैंने आपको जैसे भी बताया, जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसकी वजह से शुगर एकदम से बहुत बढ़ जाती है, उसमें से आलू, चावल, चीनी। अब चीनी का मतलब होता है कि मीठी चीज़ें, उसमें गुड़, शहद, शक्कर सब आ जाता है। कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि हमने चीनी बंद कर दी है, हम शहद ले रहे हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं है। चीनी का मतलब मीठी चीज़ें आप कोई भी नहीं लेंगे। तो ये 3 चीज़ें आलू, चावल, चीनी को पेशेंट को बिल्कुल भी अवॉइड करना होता है। तो क्या जनरली कोई भी इस चीज़ को अगर बैलेंस करके रखे तो वो भी उसके लिए हेल्पफुल होगा, या इन जनरल जब आप डिटेक्टेड हो जाएं कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, सिर्फ उसके बाद ही ये चीज़ की जा सकती है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हम एक टेस्ट होता है HbA1c, जिसमें हम पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर को मेजर करते हैं। उसमें 7 से ऊपर आता है तब हम पेशेंट को डायग्नोस करते हैं कि ये पेशेंट अब डायबिटिक हो गया है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 6 से 7 के बीच में आती है तो हम उसको प्री डायबिटिक रेंज कहते हैं। वो प्री डायबिटिक रेंज ही अपने आप में एक सिग्नल है पेशेंट को ये बताने के लिए कि आज से ही आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अपनी डाइट मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल, ये अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं तो हो सकता है आप डायबिटिक रेंज में ना जाएं, ना पहुंचे। और खासकर जो पेशेंट्स यंग पॉपुलेशन हम आज की डेट में देख रहे हैं, जिनका जो रिसेंटली डायग्नोस होते हैं डायबिटीज के साथ, जिनका 7, 7.5 के आसपास रहता है ये HbA1c, हम उनको पहले काउंसिल करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स। अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर पा रहे हैं तो उनमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी डायबिटीज को एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर पा सकते हैं। उसमें दवाइयों की जरूरत नहीं, केवल जो 66% पार्ट है वो अगर खुद अपना मैनेज कर लें तो उनको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डायबिटीज़ मैनेज की जा सकती है और प्रिवेंट की जा सकती है अगर वो ये 66% वाला पार्ट में मैनेज करें। देवेश जी, अभी आपने एक बात कही थी और जनरली मेरे अंदर भी ये विचार आया कि कार्ब और शुगर, आपने उसे एक बताया, क्योंकि बहुत से लोग कार्ब को और शुगर को अलग कर देते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। हम कार्ब्स की बात करें, कार्ब्स इज द फॉर्म ऑफ शुगर जो हमारे सारे खानों में प्रेजेंट्स है। हमारे फ्रूट्स हो गए, हमारे सीरियल्स हो गए, व्हीट हो गया, राइस हो गया, सब में ये कार्ब्स प्रेजेंट हैं। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ शुगर। इनकी वजह से ही हमारी बॉडी में हमें जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है हमें वहीं से मिल रहा है। तो इसका रिस्ट्रिक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी कार्ब है वो शुगर में ब्रेक डाउन होगा, वही एनर्जी देगा, और अगर हमने उस पे मैनेजमेंट या कंट्रोल करना नहीं सीखा तो ऑब्वियसली वो डिसबैलेंस हो जाएगा। देवेश जी, आपने अभी बहुत सारी अच्छी बातें बताई, और जहाँ तक हमारी जो ऑडियंस है बहुत गांव से भी आती है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिजी लाइफस्टाइल से आते हैं, वो इन दोनों चीज़ों के बैलेंस को अभी नहीं समझ पाते। पर कई बार मैं जनरली लोगों के मुंह से सुनता हूं कि अगर हमें कुछ चीज़ें पता होती प्रिवेंशन के लिए कि हम ये चीज़ पहले से करते तो डायबिटीज़ नहीं होती, तो क्या आप ऐसा कुछ उन्हें बताना चाहेंगे, चाहे वो हेल्थ से हो, एक्सरसाइज से हो, कुछ भी? जिन पेशेंट्स को पहले से पता है कि हमारी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कि जहाँ पे डायबिटीज़ है, उनको अब 20 साल के बाद ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। उनको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट बिल्कुल मिनिमम रखनी है, हाई प्रोटीन डाइट उनको लेनी होती है।
लाइफस्टाइल में उनको डेली रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही वो लोग हैं जो एट रिस्क हैं आगे चल के डायबिटीज़ डेवलप होने में। तो अगर उनको पता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो उसमें वो रिस्ट्रिक्ट करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसी वजह से वो अपनी डायबिटीज़ के प्रोग्रेशन या डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ को डिले कर सकते हैं या कुछ पेशेंट्स उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं। बहुत सुंदर। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि हमारी डाइट में हम प्रोटीन का ध्यान रख सकते हैं। जनरली जहाँ तक मैं सुनता हूँ, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो आजकल बहुत एजुकेटेड हैं और इस चीज़ को समझ रहे हैं, और बहुत से लोग अभी भी खाने को एक जनरल टेस्ट या अपने चॉइसेस के हिसाब से बनाते हैं, वो उसमें प्रोटीन इंटेक या दूसरी चीज़ों को बैलेंस नहीं करते। आप कैसे बताना चाहेंगे कि वो प्रोटीन का या दूसरे मेजरमेंट का ध्यान रखें? सी, इंडियन पॉपुलेशन में जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, उसमें प्रोटीन इंटेक को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल रहता है जी। नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन जो डिपेंडेंट है नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज पे, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज इज प्योर प्रोटीन, बेसिकली वो प्योर प्रोटीन है या फैट। अगर आप रेड मीट की बात करें दैट इज प्रोटीन प्लस फैट, जीरो कार्ब्स। चिकन की बात करें दैट इज ओनली प्रोटीन, फिश इज ओनली प्रोटीन। इसमें कार्ब्स या शुगर्स जिसे हम बात करें उसमें बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर हम वेजिटेरियन फूड्स, चाहे वो छोले हो गए, राजमा हो गए, दालें हो गई, ये शुगर एंड प्रोटीन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हमें इसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमें वो चीज़ें साथ में इंक्लूड करनी है जिसकी वजह से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर रहे हैं वो एकदम से बॉडी में अब्जॉर्ब ना हो। हम जैसे राइस ले रहे हैं तो राइस हम रिप्लेस कर सकते हैं ब्राउन राइस की जगह। तो ब्राउन राइस जो है उसका अब्जॉर्प्शन स्लो होता है जिससे एकदम से शुगर्स के पीक लेवल बॉडी में नहीं आते। तो ये सब सारी पेशेंट्स को हमें बताना होता है कि हम वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस कंजम्पशन करें, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट पॉपुलेशन है, जो वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन है, दे आर डिपेंडेंट कि हमें हर मील में राइस चाहिए ही चाहिए जी। तो वो हमारे जो स्टेपल फूड है उनका, आप एकदम से उनको बता दो कि नहीं आज इससे आप राइस नहीं खाओ तो वो जी नहीं सकते। तो हमें बस समझाना होता है आप ब्राउन राइस कंजम्पशन कर सकते हैं जिसका अब्जॉर्प्शन कम होता है। तो एक तरह से हमारी वेजिटेरियन स्पेशली उनकी डाइट में अगर हम कुछ चीज़ें रिप्लेस करें वाइट राइस को, या कई बार मेरे हिसाब से अगर सैलड्स या कुछ और चीज़ें, तो शायद हम अपने बैलेंस डाइट से कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। देवेश जी, मैंने अभी एक दो चीज़ें और देखी। एक चीज़ जो मेरे ख्याल में आती है कि डायबिटीज़ होने के बाद किसी इंसान के फिजिकली तो उसको असर होता ही है, क्या मेंटली इमोशनली भी उसकी लाइफ में कुछ असर होता है क्या? बहुत ज़्यादा। देखिए, जिस इंसान को एक बार डायबिटीज़ जब वो डायग्नोस होती है, वो इनिशियल फेज उसकी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, क्योंकि उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि वो लाइफ लॉन्ग किसी को आप कह दो कि आपको मीठा नहीं खाना है, आपको ये चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करनी है, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना आज की डेट में बहुत बड़ी परेशानी है। और ख़ासकर जो हेक्टिक लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं, खासकर अर्बन पॉपुलेशन में, वो एक बहुत ही बड़ी चुनौती है जी। क्योंकि जो पेशेंट्स, जो हम यंग पॉपुलेशन अब आ रही है 30-40 इयर्स की एज में, स्मोकर्स हैं, अल्कोहलिक्स हैं, आप उनको आज से बता दो कि नहीं आपको ये सारी चीज़ें बंद करनी है, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, तो जो उनके दिमाग पर मेंटल स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा होता है और उससे कोप अप करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में तो एक साइकोलॉजिस्ट की पूरी टीम है जो उनको केटर कर रही है, बट अभी रूरल एरियाज़ में हम वो रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी होती है। बहुत बहुत खूबसूरत बातें बताई देवेश जी आपने, पर कई बार मैं बहुत से ऐसे मिथ्स भी सुनता हूँ। आपने भी जाहिर सी बात है बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनी होंगी कि डायबिटीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है या हम जो भी चाहें खा सकते हैं। कुछ ऐसे मिथ्स आपने भी सुने होंगे। एक दो मिथ्स जो मुझे हमारी टीम ने सब कलेक्ट करके दिए कि सबसे पहली चीज़ कि हमारा देश धीरे धीरे डायबिटिक कंट्री में सबसे नंबर 1 पे होता जा रहा है, तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे? एब्सोल्युटली, इंडिया आज की डेट में डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। दूसरा, जो हमारी, मैंने आपको पहले बताया, हमारी जो फूड इंटेक है दैट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, उसकी वजह से आप देखते हो इंडिया में जो
बेली फैट जिसे कहा जाता है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल कि जिसकी वजह से कार्डियक इवेंट्स जैसे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक इवेंट हो गए, वो सबसे ज्यादा है बेली फैट की वजह से ही। ये इंडिया में सबसे ज्यादा है और हमारी इंडियन पॉपुलेशन ही सबसे ज्यादा रिस्क पे है डायबिटीज डेवलपमेंट में। जी, मेरा दूसरा सवाल यही था देवेश जी कि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चे को न्यूट्रिशन के नाम पे, हेल्थ फूड के नाम पे उनको कुछ भी खिलाने के लिए हमेशा पूरी तरह से तैयार रहते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को उनका जो बॉडी फैट है या वो एक तरीके से उनकी लाइफस्टाइल बन जाता है, जो वो 14-15 साल की उम्र से लेकर चलते हैं वो देर तक लेके चलते हैं। तो क्या जनरल आप अगर किसी बच्चे को ओवरवेट देखें तो क्या ये एक साइन हो सकता है कि ये आगे डायबिटिक पेशेंट हो जाएगा? बिल्कुल, आज की डेट में जो पीडियाट्रिशियंस एडवाइस कर रहे हैं 1 ईयर टिल द चाइल्ड इज बर्थ, मतलब बच्चा पैदा होने के 1 साल बाद तक नो सॉल्ट नो शुगर। जी। 2 साल तक केवल मतलब सॉल्ट आप इंक्लूड कर सकते हैं, दैट टू इन द मिनिमल क्वांटिटी। 2 साल के बाद आप उसको शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, इवन बिस्किट अगर आप दे रहे हो या चिप्स भी दे रहे हो, वो आप 2 साल के बाद स्टार्ट करिए। इससे बेबी की जो क्रेविंग्स हैं शुगर्स की तरफ वो कम हो जाएंगी, बेबी एक्टिव ज़्यादा रहेगा, मीठी चीज़ें कम लेगा, और आप नेचुरल शुगर फ्रूट्स के फॉर्म में दे सकते हैं, बट आप उसको खाने में हलवा खिला रहे हैं कि हाँ बच्चे का गेन हो, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज ये आगे चल के डायबिटीज डेवलपमेंट की कुछ स्टडीज आई हैं कि ऐसे बच्चों में हम देखते हैं कि आगे चल के उनमें डायबिटीज ज़्यादा हो सकती हैं। जो बच्चे ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, हम देख रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल का, मैं सारा टाइम मोबाइल पे या लैपटॉप या जो टैब्स पे वो बैठे रहते हैं, उसकी वजह से अगर उनके स्टमक पे जो सेंट्रीपिट जो बॉडी का सेंटर है उस पर अगर फैट ज़्यादा अक्यूमुलेट हो रहा है, उसकी वजह से उनको डायबिटीज़ आगे चल के डेवलप होने के चांसेस बिल्कुल ज़्यादा रहेंगे। क्या आपके लिहाज से कुछ ऐसे देश हैं इस वक्त पूरे विश्व में जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा कर रहे हैं, भारत से भी अच्छा कर रहे हैं? क्या नंबर 1 पे Singapore is now considered as one of the fittest countries in the world. उनका जो रेजिम है कि जब चाइल्ड अपनी 12th क्लास पास कर लेता है, दे आर इंक्लूडेड इन अ 5-year परमानेंट सर्विस इन द मिलिट्री, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती है डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स इन क्लास 12। उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग के हिसाब से दे आर नाउ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फिटेस्ट कंट्रीज। वहाँ पे जो सेंट्रीपिटल बॉडी फैट है वो सबसे कम है, इवन विसरल फैट जो हमारे ऑर्गन्स के अराउंड जो फैट इकट्ठा होता है सबसे कम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दैट इज वन ऑफ द फिटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नाउ। दिवेश जी, मुझे एक चीज़ और आपसे जाननी है कि एक क्या प्रॉपर एजुकेशन एक अच्छा जरिया हो सकता है लोगों को थोड़ा सा डायबिटीज की दूसरी जनरल बीमारियों को अवेयर करने का, या उससे एक पॉइंट पे अपने आप को बचाने का? एजुकेशन हम केवल डायबिटीज या मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम आज की डेट में हमें ये पता है हम किसी भी इंसान को एजुकेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी टॉपिक के बारे में, और वो सही एजुकेशन है तो उसमें उसको लाभ ज़रूर होगा। वही चीज़ मेडिसिन और डायबिटीज से रिलेटेड भी हम उसको इंक्लूड करके चलेंगे। अगर पेशेंट को पता है कि ये सिम्टम्स डायबिटीज़ के हो सकते हैं, या उसको पता है कि ये चीज़ें हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए बुरी हैं, तो पेशेंट खुद अगर समझदार है तो वो खुद कंट्रोल करेगा। अगर वो 66% काम खुद से करने लगे तो 33% काम जो डॉक्टर का है वो बहुत आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया। देवेश जी, आखिरी कुछ सवाल, कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताइए जो एक सुपर फूड माने जाते हैं जो डायबिटिक या दूसरी चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। डायबिटीज़ को बैलेंस करने के लिए मैं फिर से वही कहूँगा कि कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है, आलू चावल चीनी जो मीठी चीज़ें हैं इनको आप छोड़ के जो आप रेगुलर स्टेपल डाइट ले रहे हैं उसको आप कंटिन्यू करिए। आप पत्ते वाली हरी सब्जियाँ, सैलेड्स हो गया, और फ्रूट्स में 6 फ्रूट्स जिसे हम बिल्कुल अवॉइड कराना चाहते हैं, केला, लीची, चीकू, शरीफा, आम एंड खरबूजा, जो बहुत स्वीट है, ये बहुत ज़्यादा स्वीट है जिसकी वजह से एकदम से शुगर की पीक बढ़ जाती है। ये 6 फूड्स को हम अवॉइड कराते हैं। इन 6 फूड्स को बिल्कुल पेशेंट्स को कहा जाता है ये आपके लिए मना है। बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं वो कम क्वांटिटी में वो पेशेंट कंज्यूम कर सकता है। खासकर सिट्रस फ्रूट्स जो हो गए, जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, कीवी हो गया, जिसमें विटामिन सी ज़्यादा है, ये पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है बिकॉज ये पेशेंट की इम्यूनिटी भी बेटर करते हैं।
जो फाइबर रिच फ्रूट्स हैं जैसे पपाया हो गया, गुआवा हो गया, एप्पल आप ले रहे हैं तो उसको छिलके के साथ लीजिए जिससे फाइबर मिले। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो ड्राई फ्रूट्स में आलमंड्स हो गए, अखरोट हो गया, ये पेशेंट ले सकते हैं, लेकिन जो नहीं, किशमिश हो गई, अंजीर हो गई, काजू हो गया, पिस्ता हो गया, जिससे एकदम से शुगर बढ़ती है, वो अवॉइड करने हैं। बहुत सुंदर। दिव्य जी, इसके अलावा अगर आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहते होंगे, बेसिक फैक्टर्स डायबिटीज़ को जो उन्हें ध्यान रखने होंगे। डायबिटीज़ का बेसिक फैक्टर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूर है, बिल्कुल, उससे बेटर कोई भी चीज़ नहीं। लाइफस्टाइल में दोनों ही चीज़ें, एक्सरसाइज एंड डाइट कंट्रोल, दैट इज़ द मस्ट, जिससे आप अगर प्री डायबिटिक भी हैं तो आपका प्रोग्रेशन इनटू डायबिटीज़ कुछ हद तक रुक सकता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स अपनी डायबिटीज़ को विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंसुलिन कंट्रोल कर सकते हैं। खासकर जिसको पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है कि उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से जिनको भी डायबिटीज़ है, उनको खासकर 30 इयर्स के बाद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखना है, ध्यान रखने की जरूरत है। और डायबिटीज़ के साथ साथ दूसरी बीमारियां जैसे हार्ट की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर है, किडनी डिजीजेस हैं, इन पेशेंट्स की जिनकी भी फैमिली हिस्ट्री है, उनको और ज़्यादा सतर्क रहना है। बहुत सुंदर। देवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपकी इस इन्फॉर्मेशन से हमारे जितनी भी ऑडियंस है उनको बहुत बहुत मदद मिली होगी। मुझे मालूम है आप कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोस हमारे जितने भी मास पब्लिक है उनके लिए ज़रूर बनाते हैं। प्लीज़ बताइए कहाँ आपको ढूंढ सकते हैं, कैसे आप? इंस्टाग्राम चैनल है दैट डॉक्टर डुओ पे, जहाँ पे मैं, मेरी वाइफ डॉक्टर पीयूषा वाधवानी, हम दोनों साथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ बनाते हैं। साथ साथ हमारे जो बाकी कलीग्स हैं हमारे हॉस्पिटल में जो प्रैक्टिस कर हैं वो भी इसमें हमारी मदद करते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ऐसी हेल्पफुल टिप्स, जहाँ पे हम पेशेंट्स को अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं बीमारियों के, वो हम सब डेली ऑन डे टू डे बेसिस पे अपडेट करते रहते हैं। और खासकर जो नई बीमारियां, आजकल आप लोग ने मॉन्की पॉक्स के बारे में सुना होगा, उसकी क्वेरीज होती हैं बहुत सारे पेशेंट्स को। ये इस समय, ये जो मानसून सीजन अभी ख़त्म हुआ है, इसके बाद डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस जैसी बीमारियां इस समय फैली हुई हैं। इसके बारे में हम लोग डे टू डे एजुकेट करते रहते हैं पेशेंट्स को। बहुत धन्यवाद डॉक्टर रजानी। मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी उससे हम सब लोग बहुत बहुत फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।